में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में आज हम बात करेंगे ज्वलंत मुद्दे के बारे में, पीओके के बारे में, जिससे भारत के हर व्यक्ति की उम्मीद जुड़ी हुई है। अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतता तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को भारत में शामिल करना और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई भूमि को वापस लेना संभव हो जाता। मोदी सरकार के मंत्री प्रताप राव जाधव ने यह बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीओके को वापस लाने का वादा कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार के 4 अन्य दिग्गज मंत्री भी पीओके को लेकर आक्रामक बयान दे चुके हैं और इसके अलावा यहां पर पीओके को लेकर लगातार बातें सामने आ रही थी। तो पीओके को लेकर सियासी हलचल क्या है, ये हम आपको जीएफएक्स के माध्यम से बताएंगे। पीओके वापस लेने जा रही है मोदी सरकार, सिर्फ बयानबाजी या फिर पुख्ता प्लान? भारत ने कैसे खोया था आधा कश्मीर और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा? कश्मीर रियासत 2 हिस्से में किस प्रकार बटी और पीओके के बनने का पाकिस्तानी किस्सा जो है घुसपैठ है। 3 हिस्सों में बढ़ गई कश्मीरी रियासत और पीओके भारत के लिए रणनीतिक तौर पर कितना अहम है, इन सारे सवालों के जवाब अब हम जानेंगे और इसके बाद हम आपको बताते हैं पीओके पर नेताओं के क्या क्या बयान आए हैं, ये अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें पीओके पर अपना कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना चाहिए। ऐसी मांगे अब उठने भी लगी है। पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। ये बयान जो है, ये बयान दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा है कि पीओके हमारा था, है और रहेगा। इसके बाद पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव पारित हुआ। हर राजनीतिक दल का इस मामले में मानना है कि जो पीओके है, पीओके भारत का हिस्सा है। हमें पीओके पर अपना कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, यह भी कहा गया था। और पीओके भारत का हिस्सा है। आर्टिकल 370 के बाद हमारी सरकार पीओके को दोबारा भारत का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसके बाद पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कहा है। यहाँ पर सही समय पर सही एक्शन लिया जाएगा, ये कहा है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह का कहना है कि जब सही समय आएगा तब इस पूरे मामले में सही एक्शन लिया जाएगा। पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव भी पारित हुआ था और इस पर लगातार चर्चाएं भी चल रही, क्योंकि पीओके एक ज्वलंत मुद्दा है। हर राजनीतिक दल का मानना है कि पीओके जो है भारत का यहाँ पर हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें पीओके को लेकर तो लगातार बयानबाजियां यहाँ पर सुनने को मिल रही थी। इसके बाद हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। पीओके को वापस भारत में मिलाकर बीजेपी अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का पीओके को लेकर स्टैंड जो है वो क्लियर है, ये कहा है जेपी नड्डा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के फिलहाल 7 हिस्से हैं। जम्मू कश्मीर के 7 हिस्से हैं, भारत के हिस्से। इसमें हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के जो 7 हिस्से हैं, उन 7 हिस्सों में आखिरकार है क्या क्या। पहला उसमें आता है कि भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद आता है 1947 में बंटवारे से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत के कब्जे वाले हिस्से को अंग्रेजों ने चीन को दिया। इसके बाद आता है पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित और बाल्टिस्तान, पीओके का बचा हिस्सा, जिसे पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है। इसके अलावा 5वें हिस्से की अगर बात करें तो 1963 में पाकिस्तान ने इस हिस्से को अवैध तरीके से चीन को दिया। इसके अलावा 6ठा हिस्सा जो नजर आता है वो है अक्साई चीन, जिस पर 1962 में
जंग के दौरान चीनी सेना ने कब्जा किया था। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के हिस्से में आए हैं। मतलब कहा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर है और जो पीओके हैं उसके 7 हिस्से हो चुके हैं और इन 7 हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है पीओके। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम पीओके को इतनी आसानी से वापस नहीं ले सकते। इसके अलावा पीओके को लेकर लगातार बयानबाजियां भी है जो सामने आ रही है। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे और इसके अलावा हम जानेंगे भी कि क्या ये सिर्फ बयानबाजियां हैं या फिर पीओके को वापस लाने का कोई पुख्ता प्लान भी है। 1846 से अब तक जम्मू कश्मीर का पूरा विवाद क्या है। 1845 में अंग्रेजों से जमीन खरीदकर राजा ने रखी थी अखंड जम्मू कश्मीर रियासत की नींव। और पहले अंग्रेज सिख युद्ध के बाद राजा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच 1846 में अमृतसर संधि हुई थी। 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह के बीच जम्मू और कश्मीर को लेकर समझौता हुआ। और इस अमृतसर समझौते के जरिए गुलाब सिंह इस रियासत के राजा बने। राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख नानकशाही रुपए में कश्मीर घाटी और लद्दाख यानी कि बाल्टिस्तान, कारगिल और लेह समेत को खरीदा। उसे जम्मू में मिला लिया था और जिस पर पहले ही उनका शासन था। करीब 79 साल बाद 1925 में डोगरा वंश के हरि सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा बने। आजादी से पहले क्या हालात थे वहां पर वो भी हम आपको बताएंगे। पूर्व राजदूत सुजान आर चिनॉय ने अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि 1865 में हुंजा यानी कि कंजूट इलाका कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ एक भव्य किला बनवाया था। 1869 में हुंजा के मीर ने कश्मीर के राजा की संप्रभुता को मान्यता दी थी। और 1891 में मीर ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों के साथ मिलकर कश्मीर के राजा ने हमला कर दिया। हुंजा के मीर ने जिंजियांग भागकर जान बचाई और 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची। ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत बड़े हिस्से पर दावा किया। अंग्रेज अधिकारी ने इस दावे का विरोध किए बिना चीन की बात मान ली। सुजान अपने रिसर्च आर्टिकल में बताते हैं कि वायसराय लॉर्ड लेसडाउन ने अपने एक पत्र में लिखा था कि हम चीन को जितना मजबूत बना सकेंगे और जितना अधिक हम उसे पूरे काशगर यारकंद क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, उतना ही वो इस क्षेत्र में रूसी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकने में ब्रिटेन के लिए ताकतवर साबित होगा। और 1937 तक चीन ने रस्कम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आजादी के पहले ही चीन के साथ मिल गया। और आजादी के बाद अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट जो था 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश के रूप में आजाद हुए। उस समय देश में 570 से ज्यादा रियासतें थी और इस एक्ट के अनुसार इन रियासतों के शासकों को यह फैसला करना था कि वे भारत के साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ या फिर आजाद रहना चाहते हैं। देश की आजादी के समय तक 560 रियासतों ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी जाने का फैसला नहीं किया। विलियम नॉर्मन ब्राउन ने अपनी किताब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा कि 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत भेजते हुए लिखा कि कश्मीर के महाराजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल नहीं होता है तो उसे गंभीर संकट का सामना करना होगा। और पीओके के बनने का किस्सा पाकिस्तानी घुसपैठ रियासत 3 हिस्सों में बढ़ गई। करीब 2 महीने बाद पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट
फ्रंटियर प्रांत से कबायलियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। आधुनिक हथियारों से लैस और पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर कंट्रोल वाले करीब 2000 कबायली बसों से और पैदल कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंच गए और 22 अक्टूबर को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमा लिया। 26 अक्टूबर तक उरी और बारामूला उनके कब्जे में आ गया और पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामूला में जमकर हिंसा की। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक बारामूला में उस दौरान 11,000 लोगों की हत्याएं हुई थी और 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जान बचाकर श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। इसी दिन हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस विलय पत्र के खंड 4 में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा की है। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को नहीं मानते। 1948 में खुले तौर पर कश्मीर में जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी और इस लड़ाई के कुछ महीनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ और दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर LOC कहा गया। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटी। जम्मू कश्मीर रियासत के जितने हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK कहा गया। 1971 की लड़ाई में हार के बाद पाकिस्तान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK से अलग कर दिया और इसे पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न एरियाज नाम दिया गया। बाकी बचे हिस्से को पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। फिलहाल भारत के पास जम्मू कश्मीर रियासत का 60%, पाकिस्तान के पास 30% और चीन के पास करीब 10% हिस्सा है। सवाल यहाँ कई उठते हैं कि POK को लेकर बीजेपी नेताओं ने जो बयान दिए हैं या कोई कदम भी उठाए या मात्र ये बयान है। तो इस पर डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासत की पूरी जमीन भारत की है। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को पूरी तरह से भारत में मिलाने के कागज पर दस्तखत किए हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इसके कब्जे वाले जमीन को खाली करना होगा। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश किए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और दूसरा था जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। दोनों सदनों से पास होकर ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। उन्होंने इन विधेयकों को पेश करते हुए 2 बातें कही। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK के लिए आरक्षित कर दी गई है, क्योंकि वह भारत का हिस्सा है। पहले जम्मू में 37 सीटें थी, लेकिन अब 43 हो गई है और वहीं कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, अब जो 47 हो गई है। मोदी सरकार ने POK को लेकर कानून बदलकर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगर सरकार इससे आगे कोई प्लान बनाती भी है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यहाँ दूसरा सवाल बनता है कि POK को अगर बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इसके क्या मायने होंगे। तो इस मामले में पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि राम मंदिर आर्टिकल 370 CAA के बाद अब POK को घोषणा पत्र में शामिल कर बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी मजबूती से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है। अब एक बार फिर अगर POK के मुद्दे को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इससे कार्यकर्ता का मोरल जो है वो बूस्ट होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर बीजेपी को जम्मू इलाके में भले ही सफलता मिल जाए, लेकिन कश्मीर में इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला लगता है। हकीकत में ऐसा करना बेहद मुश्किल है।
हमें समझना होगा कि भारत पीओके को मिलाएगा तो सिर्फ वहाँ की ज़मीन नहीं, वहाँ के लोग भी भारत का हिस्सा होंगे, क्योंकि वहाँ रह रहे लाखों लोगों को वहाँ से निकालना संभव नहीं होगा। पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर के लोगों की एथनिसिटी अलग है, वहाँ के लोगों की भाषा और रहन सहन भी अलग है। ऐसे में हर चीज बंदूक की ताकत पर नहीं हो सकती। भारत के लिए पीओके को मिलाना आसान नहीं है जब तक कि वहाँ के लोग भारत में मिलना नहीं चाहे। इसके अलावा सवाल यहाँ एक ये भी उठता है कि क्या पीओके को भारत में मिलाना संभव है। तो इसके मामले में डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक पीओके को दोबारा भारत में मिलाना 4 वजहों से बेहद मुश्किल है। पहला है, इसमें भारत को 2 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी, जिसमें चीन सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के काशगर शहर तक के लिए एक हाईवे बना रहा है। 15 साल में 3000 किलोमीटर लंबे हाईवे के साथ रेलवे लाइन और पाइपलाइन नेटवर्क पर चीन 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रहा है, और चीन अपने इन पैसों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा। ऐसे में किसी हमले की स्थिति में यहाँ पर चीन सीधे जंग में हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान सेना की तैयारी, पाकिस्तानी सेना जंग भारत के साथ लड़ चुकी है, वह अपने संसाधनों के हिसाब से पूरी तरह से अगली जंग के लिए तैयार है। उसे यह भी उम्मीद है कि भारत से जंग की स्थिति में चीन उसका साथ देगा। इसके बाद है पहाड़ी जंग। सेना के ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि मैदानी इलाके में जंग के लिए जाते हैं तो अटैकर वर्सेस डिफेंडर का रेशियो 3:1 होता है, जबकि पहाड़ पर यही रेशियो 9:1 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई पर बैठे एक पाकिस्तानी जवान के लिए 9 भारतीय जवान तैनात करने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कश्मीर की पहाड़ियों पर होगी। ऐसे में भारत को काफी ज्यादा फौज और गोला बारूद लगाना होगा। पीओके का डेमोग्राफिक चेंज 1947 के बाद पाकिस्तान को ये पता चल गया है यहाँ पर कि पीओके के लिए भारत कभी भी जंग की शुरुआत कर सकता है। इसकी तैयारी पाकिस्तान ने पहले ही कर रखी है। इस्लामाबाद ने 1984 में पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल को खत्म कर दिया। इसके बाद वहां पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक जमीन खरीद सकता है। अब पीओके को लेकर तमाम अफवाहें चल रही, लेकिन देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या पीओके को वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी भारत में मिला पाएगी, ये देखना अब दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।